हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग फिजिक्स में क्लास 11th का अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी क्लास 11th का एक चैप्टर स्टार्ट करेंगे, ग्रेविटेशन। ग्रेविटेशन स्टार्ट करेंगे और बेसिक बेसिक बात करेंगे। इसे आज इंट्रोडक्टरी क्लास है तो इसके बेसिक बेसिक इसके बारे में बात करेंगे। बहुत ही प्यारा चैप्टर है, बहुत ही प्यारा टॉपिक है, इसलिए बहुत प्यार से पढ़ेंगे। कोई दिक्कत वाली बात नहीं, कोई हड़बड़ाने वाली बात नहीं है। वैसे भी लॉकडाउन है, बॉडी इनर्शिया ऑफ रेस्ट में आ ही चुका है, तो उसी को थोड़ा रिलीज करेंगे और हम लोग चैप्टर पढ़ेंगे, ग्रेविटेशन। ये एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग ये क्लास 11th में है, लेकिन कहीं कहीं स्टेट बोर्ड में क्या होता है कि ये 12th क्लास में भी है। तो इम्पोर्टेंट है, बहुत इम्पोर्टेंट है। हर साल नीट और जेईई में ये क्वेश्चन भी आते हैं, तो इसलिए ये बहुत इम्पोर्टेंट भी टॉपिक है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, इसका जो कंसेप्ट है वो 90%, कितना, 90% कंसेप्ट हम लोगों को क्लास 12th में पढ़ना पड़ेगा। ऐसे चैप्टर होगा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, तो ये तो बहुत बढ़िया बात है भाई, बढ़िया बात है। हम लोग रियल में ये चैप्टर तो पढ़ेंगे ग्रेविटेशन, लेकिन उसके साथ साथ हम लोगों का क्या, कौन सा चैप्टर स्टार्ट हो रहा है या कौन सा चैप्टर मतलब अपना पावरफुल हो जाएगा, वो हो जाएगा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। कहने का मतलब, अगर जो ग्रेविटेशन का चैप्टर अपने को बहुत अच्छे से आ गया, तो फिर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का चैप्टर 90% अपने को आ जाएगा। क्वेश्चन को करने का, क्वेश्चन को सोचने का, कोई भी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को जो सोचने का जो थिंकिंग प्रोसेस होगा, वो दोनों में क्या है, सेम। तो इसलिए ग्रेविटेशन बहुत अच्छे से, बहुत अच्छा टॉपिक है। और 90% जो मतलब जो चैप्टर का जो कंसेप्ट है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पूरा पूरा हो जाएगा। यहाँ पे पूरा का पूरा हम लोग मास के साथ खेलेंगे, और यहाँ पूरे के पूरे किसके साथ खेलेंगे, चार्ज के साथ। ठीक है। ग्रेविटेशन एक फोर्स है जिसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होता है, मास। कौन रिस्पॉन्सिबल होता है, मास। और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होता है, चार्ज। बस यही डिफरेंस है, और ज्यादा कोई डिफरेंस वाली बात है ही नहीं। तो यार थोड़ा सा क्या है, ग्रेविटेशन इतना बढ़िया टॉपिक है। और तुम लोग जानते ही हो कि जैसे कहानियों में सुना गया है कि न्यूटन सोए थे सेब के पेड़ के नीचे, एप्पल के नीचे, तो एप्पल गिरा और उन्होंने ग्रेविटेशन का लॉ लिख दिया। काफी कुछ सुने थे, तो उसी को थोड़ा बहुत सुनेंगे यार, कहानी वानी थोड़ा करेंगे। 10-5 मिनट लेक्चर बोरिंग होगा इसलिए, लेकिन बोरिंग नहीं है, वो इंटरेस्टिंग है। रियल में हम लोग ग्रेविटेशन चीज कहाँ से आया, कैसे आया, क्यों पढ़ रहे हैं, इसके बारे में थोड़ा थोड़ा हम लोग कहानी करेंगे। ठीक है ना, थोड़ा सा है। तो यार स्टार्ट करते हैं। आज से 2000 साल पहले, मतलब ये 21st सेंचुरी से 2000 साल पहले, लोग मतलब लोगों के लिए एक उस समय 2000 साल पहले, उस समय उनका टाइम बोला जाता है टोलमी। एनसीईआरटी में इसका थोड़ा सा पी साइलेंट होता है। टोलमी के साइन टाइम में या टोलमी के टाइम में, टोलमी एक साइंटिस्ट है। एक्चुअली साइंटिस्ट तो नहीं बोल सकते हो, फिलोसफर बोल सकते हो। उन्होंने बोला था कि ये क्या है, जियोसेंट्रिक। पूरा यूनिवर्स क्या है, जियोसेंट्रिक। अब जियोसेंट्रिक का क्या मतलब होता है, क्या ऐसे होता है, तो देखो ध्यान से समझ आओ। साइंस यार क्या होता है, फिजिक्स क्या होता है, नेचर में जो कुछ हम लोग ऑब्जर्व करते हैं, जो कुछ भी देखते हैं उसके अकॉर्डिंग लॉ बना देते हैं, ये ना। तो पहले के जमाने में लोग क्या देखे कि देखो, सूरज यहाँ से निकल रहा है, सन यहाँ से निकल रहा है, और ऐसे 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 जाके यहाँ पे मतलब सनसेट हो जा रहा है। फिर अगले सुबह यहाँ पे आ रहा है, यहाँ से ऐसे ऐसे जाके ऐसे कर रहा है। तो चंद्रमा का भी वही, मून का भी वही बात है। एक कोने से निकलेगा और सुबह होते होते दूसरे कोने में चला जाता है। ठीक है, तो हम लोगों ने देखा, देखा और समझा, तो हम लोग ये समझे कि रियल में क्या है यार, और जो सन है या मून है, वो अर्थ के चारों तरफ सर्कुलर ऑर्बिट में, सर्कुलर पाथ में घूमते रहते हैं। ये मैंने देख के बताया, हम लोग देखे, तो अपन लोग आज भी देखते हैं भाई। सुबह होती है, सन ईस्ट से निकलता है, शाम को वेस्ट में सनसेट हो जाता है। तो हम लोगों को लगा कि सन जो है वो ऐसे पाथ में जाता है, ऐसे। ठीक है भैया, लगा 2000 साल पहले। तो लोग बोल दिए कि जियो सेंट्रिक पूरा यूनिवर्स है। यानी यानी अर्थ एक सेंटर है,
और उसके चारों तरफ सारे जो प्लैनेट्स है, सैटेलाइट है, स्टार्स है, वो उसके चारों तरफ घूम रहे हैं। जियोसेंट्रिक का मतलब होता है, जियो मतलब होता है अर्थ, और सेंट्रिक का मतलब होता है एज एट सेंटर। ठीक है भैया, कोई दिक्कत नहीं, सब कहानी चल रही थी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी। और कम से कम 500 साल चला। फिर 500 साल के बाद हमारे इंडिया के एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था आर्यभट्ट, बहुत फेमस है, बल्कि आप लोगों ने सुना होगा आर्यभट्ट ने जीरो का आविष्कार किया था। आर्यभट्ट ने जो कुछ था उससे अलग ही कहानी बताई। उन्होंने क्या कहा कि ये पूरा का पूरा यूनिवर्स जो होता है वो हीलियोसेंट्रिक है बेटा, हीलियोसेंट्रिक। हीलियोसेंट्रिक का मतलब उन्होंने ये बोला कि जो सन है बेटा वो सेंटर पे है, और सारे जो प्लेनेट है जैसे अर्थ हुआ, मार्स हुआ, जुपिटर हुआ, सारे जो स्टार्स हैं वो सन के चारों तरफ चक्कर लगाते हैं। ठीक है, इसके लिए उन्होंने बहुत कुछ मतलब बहुत सारे तर्क दिए, बहुत सारे इक्वेशंस दिए, उससे ये प्रूफ किए कि जो पूरा का पूरा यूनिवर्स है वो क्या है, हीलियोसेंट्रिक है। खैर उस समय उतना कम्युनिकेशन था नहीं, वेस्टर्न वेस्टर्न कंट्री से और अपने कंट्री से ज्यादा कम्युनिकेशन कुछ था। आज के जमाने में जैसे फोन और मोबाइल थोड़े था, पहले तो कुछ भी नहीं था। तो यार भट्ट साहब का उतना चीजें मतलब ये जो कुछ भी दिए, थियरी दिए यूनिवर्स को लेके, वो ज्यादा पॉपुलर नहीं हो पाया। ठीक है, उसके 1000 साल बाद, 1000 साल बाद एक, ये भी एक फिलोसफर थे, फिलोसफर, देखो यार, फिलोसफर थे, उन्होंने भी सेम थ्योरी बनाई। उन्होंने भी कहा कि ये पूरा ब्रह्मांड जो है, ये पूरा यूनिवर्स है, ये हीलियोसेंट्रिक है, हीलियोसेंट्रिक। इन्होंने भी सेम आइडिया दिया, सेम आइडिया दिया, और बोला कि हीलियोसेंट्रिक है। ठीक है ना बेटा, हीलियोसेंट्रिक है। हालांकि देखो क्या गजब की बात है ना, सोचो 1000 साल पहले अपने देश के साइंटिस्ट ने जो बात पहले लोग सोचे थे वो पहले सोच चुके थे, लेकिन अपने इंडिया के वालों को आज भी तवज्जो नहीं दिया जाता है, पहले भी तवज्जो नहीं दिया जाता था। तो जो कोपरनिकस थे, उन्होंने बोला कि ये पूरा का पूरा ब्रह्मांड जो होता है हीलियोसेंट्रिक है। ठीक है भैया, लेकिन चूंकि ये फिलोसफर थे, फिलोसफर का मतलब ये होता है ना कि वो कोई एजुकेटर नहीं है, कोई साइंटिस्ट नहीं है, उसके पास कुछ साइंस की डिग्री नहीं है, वो सिर्फ एक फिलोसफर होता है। तो फिलोसफर होता है, तो उन्होंने फिलोसफर का मतलब ये होता है कि फिलोसफर तो कुछ भी बात कह देते हैं, उनको लोग मानने लगते हैं। लेकिन क्या हुआ कि कोपरनिकस ने जो कुछ बोला उस समय, अब देखो ध्यान से समझना तुम लोग, इससे 2000 साल पहले ये बन चुका था। यूरोप के पूरे कंट्री में ये बोला जाता था कि जियो सेंट्रिक और सेंटर पे है। तो ये बात जब कोपरनिकस ने बोला तो उनकी बात लोगों को जमी नहीं, लोगों ने उसको डिस्कार्ड कर दिया। चर्च ने या वहां के राजा ने इस बात को मानने से इनकार कर दिया, इनके बातों को तवज्जो नहीं दिया गया भैया। फिर उसके बाद क्या हुआ कि गैलीलियो आए। अब गैलीलियो को जो कोपरनिकस का आइडिया था वो सही लगा। गैलीलियो बहुत महान साइंटिस्ट थे भैया, पूरे रियल में जो फिजिक्स में सबसे ज्यादा लॉ है वो गैलीलियो ने दिया है। ठीक है ना, उसमें से एक लॉ हम लोग पढ़े, लॉ ऑफ इनर्शिया, न्यूटन के, याद करो न्यूटन वाले चैप्टर में हम तुमको पढ़ाए थे लॉ ऑफ इनर्शिया, उसने किसने दिया, गैलीलियो ने दिया। बल्कि गैलीलियो ने फिजिक्स में बहुत सबसे ज्यादा लॉ दिए हैं। तो सबसे ज्यादा लॉ दिए तो इसीलिए गैलीलियो को फादर ऑफ फिजिक्स भी बोला जाता है, फादर ऑफ फिजिक्स बेटा बोला जाता है। देखो कहना तो नहीं चाहिए, लेकिन क्या है ना, जो गैलीलियो ने नियम बना लेता था, अदर साइंटिस्ट उसी नियम को कॉपी करते थे, उसी रूल को थोड़ा बहुत मॉडिफाई करते थे, चेंज करते थे और अपना लॉ बना देते थे। मैं ब्लेम तो नहीं कर रहा हूं, लेकिन न्यूटन ने भी यही किया है। न्यूटन ने भी क्या किया, गैलीलियो के रूल को उठाए, उसमें थोड़ा सा इंप्लीमेंट किए और न्यूटन का लॉ बनाया। जो 3 लॉ हम लोगों ने पूरे डिटेल में पढ़ लिया है, वो लॉ बना दिए भैया। खैर वो सब बातों पे हम लोग नहीं फोकस करते, अभी हम लोग ये समझते हैं कि गैलीलियो ने क्या कहा, गैलीलियो ने भी इसको सपोर्ट किया। ठीक है,
और सपोर्ट किया, फिर कई सारे थ्योरी बनाई, कई सारे तर्क भी कर दिए, फिर उसके बाद उन्होंने पेपर में भी पब्लिश करवाया वहां के, और मतलब ये बनाए बनाए गैलीलियो ने, क्योंकि गैलीलियो महान साइंटिस्ट थे, लोग उनको मानते थे, इसलिए लोगों के बीच में कंट्राडिक्शन होने लगा। लोग कहने लगे अरे भाई इतना महान, जैसे तुम भी सोचो यार, आज के जमाने में मोदी, लॉकडाउन का माहौल चल रहा है, कोरोना वायरस फैला है, मोदी कह रहे हैं थाली बजाओ तो लोग थाली बजा दे रहे हैं, मोदी कह रहे हैं पटाखे चलाओ तो पटाखे चल दे रहे हैं। तो रियल में ध्यान से समझ आए, किसी किसी पर्सन का इंपॉर्टेंस नहीं होता है, उसका जो ओहदा होता है, जो उसकी पोजीशन होती है, उसका इंपॉर्टेंस होता है। पीएम कौन प्राइम मिनिस्टर है जो अपने नरेंद्र मोदी जी, वो क्या है देश के प्रधानमंत्री है, तो जो बोलते हैं वो लोगों को मानना पड़ता है, या खुशी खुशी माने या बेमन से माने, लेकिन मानते तो हैं। ठीक है ना? तो ठीक उसी तरह गैलीलियो भी एक साइंटिस्ट थे, फिलोसफर भी थे, तो इनकी बातों को तवज्जो दिया गया, मानने लगे, लोगों के बीच में कंट्राडिक्शन था भैया। ठीक है यार, सब कुछ सही है, लेकिन दिक्कत ये है कि कभी कभी क्या होता है कि कुछ बातें लोग गलत भी कह देते हैं, तो वो सोचते हैं कि मेरी बात को ज्यादा तवज्जो दिया, ठीक है ना? तो उस समय जो चर्च था, चर्च के पादरी थे, या जो वहां के राजा थे, वो लोग 2000 साल से भी ये बोल के आ चुके थे कि अर्थ भैया सेंटर पे है और उसके चारों तरफ सारे लोग घूमते हैं। तो उनको बात, गैलीलियो की बात बर्दाश्त नहीं हुई, अच्छी नहीं जमी जमी नहीं उनको, उनको अच्छा नहीं लगा, बल्कि वो लोगों को लगा कि गैलीलियो उनके धर्म के साथ, उनके कल्चर के साथ खिलवाड़ कर रहा है, लोगों को गुमराह कर रहा है, गलत बातें बता, ठीक है ना? तो उसके लिए क्या किए कि वहां के राजा भी है, वहां के राजा ने गैलीलियो को फोर्स किया कि भैया तुम जो कुछ भी बोल रहे हो उसको तुम बोलो कि ये मेरा रॉन्ग स्टेटमेंट है, ये गलत है, रियल में मैं जो कुछ सोच रहा होता हूँ क्या है, गलत है। बल्कि उसके लिए उसके पोस्ट को, जो प्रोफेसर था कॉलेज में, उसको हटावा दिया वहां के राजा ने, और इसको फोर्स किया कि आप ये एक ऐसा स्टेटमेंट पास करें कि जो कुछ मैंने आइडिया दिया है, जो कुछ मैंने सोचा है, हीलियोसेंट्रिक का जो आइडिया दिया है वो गलत है, वो रियल में ऐसा कुछ भी नहीं है। भाई अब राजा है, अब पीएम मोदी यार कुछ भी कहेंगे तो मजबूरी में अगर जो कह देंगे कि तुम कर दो नहीं तो तुम्हें फांसी पे चढ़ा दूंगा, तो जिंदगी प्यारी है यार, जिंदगी रहेगी तो सब कुछ होता रहेगा, तो गैलीलियो ने भी मजबूरी में बोल दिया। लेकिन जानते हो जो खुददार आदमी होता है उसका जमीर गवाही नहीं देता है। गैलीलियो ने सब कुछ कहने के बाद लास्ट में क्या बोला कि देखो जो कुछ मैं बोल तो दे रहा हूँ, लेकिन भैया घूमती तो अर्थ ही है चारों तरफ, ठीक है? बाद में इस पे एक मूवी भी बनी है, कभी टाइम मिलेगा तो आप लोग देखिएगा। बाद में बेचारे गैलीलियो के साथ बहुत दुखद घटना हुई, उसको लास्ट टाइम में जेल में डाल दिया गया, फांसी चढ़ा दिया गया। खैर गैलीलियो के बारे में तो ये समझो कंट्राडिक्शन था। फिर उसके बाद एक साइंटिस्ट है टाइको ब्राहे। अब इन्होंने क्या किया भैया, इन्होंने अपने पूरे जीवन काल उनका ज्यादा नहीं था, देख लो यार, 4601 मतलब लगभग 50 साल के। तो उन्होंने अपने पूरे जीवन काल में क्या हुआ कि पूरे स्टार्स को देखते रहे, उनका पोजीशन नोट करते रहे, प्लेनेट को देखते रहे, उनका टाइम टू टाइम पोजीशन देखते रहे, कलेक्शन करते रहे, डेटा को कलेक्ट करते रहे, रियल में ये समझने के लिए कि जो प्लेनेट होता है वो रियली में और सन के चारों तरफ घूमता है कि सन अर्थ के चारों तरफ घूमता है। ये डेटा कलेक्ट करते रहे, इतना ज्यादा डेटा कलेक्ट कर लिए कि उनका पूरा का पूरा लाइब्रेरी रूम क्या हो गया, भर गया। अब उतने सारे डेटा से उनको एक कंक्लूजन निकालना बहुत मुश्किल हो गया, या यूं कह लो कि उनका जीवन काल पूरा का पूरा खत्म हो गया। ठीक है भैया, उनका जीवन काल खत्म हो गया। फिर उसके बाद एक साइंटिस्ट है, या यूं कह लो ना, ये असिस्टेंट है, टाइको ब्राहे के क्या है, असिस्टेंट है, ठीक है? ये सब एनसीईआरटी में दिया है, आप लोग पढ़ सकते हैं, बहुत अच्छा से दिया है, एक्सप्लेनेशन दिया है इंट्रोडक्शन में। देखो मेरा जो कुछ भी लेक्चर होता है वो रियल में एक एएससी वर्मा साहब की, हमको तो लगता है बहुत बेस्ट बुक है एएससी वर्मा साहब की,
एनसीईआरटी की। और एक बुक मैं और रेफरेंस के लिए यूज करता हूँ, यूनिवर्सिटी ऑफ फिजिक्स, काफी अच्छा बुक है, थोड़ा फॉरेन राइटर की है, लेकिन सेकंड सेम में बहुत अच्छा लगता है। उन्हीं से मेरा सारा आज के बाद जो कुछ भी लेक्चर होगा उन्हीं बुकों से इंस्पायर होगा, ठीक है। खैर वो सब छोड़ते हैं। तो उनके जो असिस्टेंट थे जोहानिस केपलर, ठीक है ना, उन्होंने फिर अपना मतलब क्या किए कि ये जो टाइको ब्राहे थे, इन्हीं के सारे डेटा को कलेक्ट किए और कलेक्ट करके 3 लॉ बनाए या 3 रूल बना दिए। और आज उसी रूल को हम लोग आगे चल के अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। 3 रूल उन्होंने बनाया और वो 3 रूल को हम लोग पढ़ते हैं, केपलर लॉ ऑफ प्लेनेटरी मोशन। ठीक है, ठीक है यार, ये सब कुछ हो गया, केपलर ने सब कुछ कर लिया, ठीक है, सब कुछ तो समझ गए। अब क्या हुआ कि केपलर ने सब कुछ बना दिया, अब बारी आई न्यूटन। अच्छा एक और बात ध्यान से सुनना तुम, अभी तक ग्रेविटेशन का नाम नहीं है, अभी ग्रेविटेशनल फोर्स का नाम नहीं है। केपलर ने सिर्फ ये बताया है, ध्यान से सुनना तुम लोग, बहुत अच्छा और बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है। थोड़ा सा गर्मी हो रहा है, ठीक है ना। तो यहाँ तक हम लोग कहानी समझ चुके थे यार, केपलर ने क्या बनाया, केपलर ने क्या लॉ दिया। तो उसका लॉ के बारे में बहुत डिटेल में एक दो लेक्चर में, मतलब 1-1.5 घंटे में पूरा स्टडी करेंगे। फिलहाल के लिए बस इतना जान जाओ कि जो केपलर थे, उन्होंने पहला लॉ ये दिया कि जो अर्थ है या सारे जो प्लेनेट है, वो सन के चारों तरफ एक सर्कुलर ऑर्बिट में, चाहे उसको बहुत अच्छे से एकदम करेक्ट वे में बोलो तो इलिप्टिकल पाथ में घूमते रहे। एक और बात, वो क्यों घूमते हैं इलिप्टिकल पाथ में, ये नहीं बताया केपलर। केपलर ने ये नहीं बताया। कोई पूछा कि अरे भैया ठीक है, आप तो बोल रहे हैं कि जो प्लेनेट है, प्लेनेट मतलब अर्थ, अर्थ जो है वो सन के चारों तरफ घूमती है इलिप्टिकल पाथ में, तो ठीक है, इसका प्रूफ क्या है, क्यों घूमती है ये बताइए, तो उन्होंने नहीं बता पाया। खैर ये सब मिटा दो, आगे की कहानी हम लोग करते हैं, ये सब मिटा दो। इसको पॉज करके रब कर रहा हूं मैं, तुम लोग उतार लेना, इंपॉर्टेंट है। थोड़ा थोड़ा एक्चुअली क्या है, डेली नोट थोड़ा बहुत ही याद रहेगा ना तो कहानी याद रहेगी, ठीक है। मिटा रहा मैं। तो हम लोग कहाँ पे, हम लोग थे केपलर पे, ठीक है भैया। केपलर ने अपना 3 लॉ दिया, और उसको केपलर का 3 लॉ हम लोग पढ़ेंगे, केपलर लॉ ऑफ प्लेनेटरी मोशन, केपलर लॉ ऑफ प्लेनेटरी मोशन है अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी। एनसीईआरटी में ऑफ कोर्स यार बहुत अच्छे से किया। पहले वो सीक्वेंस वाइज दिया, पहले केपलर ने अपना लॉ दिया, इसलिए पहले केपलर के लॉ को बताया गया है, पढ़ाया गया है, फिर उसके बाद ग्रेविटेशन को आया। लेकिन हम लोग क्या करेंगे कि थोड़ा सा अपने लेक्चर को इजी बनाने के लिए हम लोग केपलर के लॉ को लास्ट में पढ़ेंगे। ये 8-10 4-6 लेक्चर होने के बाद इसको लास्ट में डिटेल में पढ़ेंगे। फिलहाल के लिए बस इतना जानो कि केपलर ने जो 3 लॉ दिया था, उसमें एक लॉ ये है कि जो सारे जो प्लैनेट है वो सन के चारों तरफ घूमते हैं, सर्कुलर पाथ में नहीं, इलिप्टिकल पाथ। इलिप्टिकल पाथ मतलब थोड़ा सा मैं बता रहा हूं, देखना है, थोड़ा बहुत मौज है, तुम भी जानते होगे। ये पूरा का पूरा ये होता है सर्कल, और कभी ऐसे फिगर बना रहे ना भैया, तो इसको बोलते हैं इलिप्टिकल, और इसको बोलते हैं सर्कुलर पाथ। या इस फिगर को बोलते हैं बेटा सर्कल, और इस फिगर को बोलते हैं बेटा इलिप्स, ठीक है बेटा। इसको बोलते हैं सर्कल, इसको बोलते हैं इलिप्स। और इलिप्स तो इलिप्टिकल पाथ में घूमता है, ठीक है यार, इतना हम लोग जान गए कि घूमता रहता है। अब देखो बात है न्यूटन की, और मैं कहानी विशेष करके इसीलिए बता रहा था क्योंकि, यहाँ से इसको मिटा रहा हूं, क्योंकि बेटा क्या हुआ कि जैसे इस समय कोरोना वायरस फैला है, मतलब एक महामारी भी है, सरकार ने महामारी घोषित कर दिया, पूरे सरकारी स्कूल कॉलेज दफ्तर सब कुछ बंद हो गए थे। ठीक इसी तरह 1665 में पहले एक और बात, ऐसा नहीं है कि
अब अभी महामारी है ये, पहले के जमाने में भी महामारी आया करती थी, पहले के जमाने में भी डेंजरस डेंजरस डिजीज आया करती थी। बल्कि एक और बात है, आज तो जमाना कुछ और है, आज तो मैक्सिमम लोग बच जा रहे हैं, पहले के जमाने में बचते नहीं थे। पहले के जमाने में कोई महामारी, जैसे एक आया था महामारी प्लेग, प्लेग, वो पहले के जमाने में अगर जो महामारी आती थी तो पूरा का पूरा देश साफ हो जाता था, पूरा पता चलता था कि 4 पार्ट में देश है तो तीन पार्ट की पूरी पॉपुलेशन ही साफ हो जाया करती थी। ठीक है ना, पहले उतना मेडिसिन उतना डेवलप नहीं था, मेडिकल साइंस उतना डेवलप नहीं था, तो उस समय मरने वालों की जनसंख्या ज्यादा होती थी। खैर उस पर छोड़ते हैं यार, मैं इस लेक्चर को या ये 5 मिनट की कहानी को इसीलिए मैंने बताना जरूरी समझा, क्योंकि देखो न्यूटन ने क्या किया और रियल में तुम क्या कर रहे हो ये देखने की जरूरत है। तो खैर 1665 में वहां यूरोप कंट्री में क्या हुआ यार कि महामारी फैल गई थी, और महामारी फैली है तो जो आज हो रहा है वो पहले भी होता था। स्कूल कॉलेज दफ्तर सारे जो जरूरी काम होते सब कुछ बंद हो गए थे, मतलब न्यूटन को घर आना पड़ा, न्यूटन को कॉलेज छोड़ के घर आना पड़ा। उस समय न्यूटन कितना था, 23 ईयर्स। न्यूटन को बेटा घर आना पड़ा, और उसी के दौरान उसी ने लॉ ऑफ ग्रेविटेशन का सोचा समझा। और तुम क्या कह रहे हो महामारी में, तुम अपना देख लो, सोचो बड़े बड़े साइंटिस्ट लोग ये चीजों को या समय को कितना गजब से यूटिलाइज करते हैं। पूरे देश में प्लेग फैला था, पूरे प्लेग जो होता है वो ना चूहों से होता है, प्लेग की बीमारी जो होती है वो चूहों के कारण होती है। ठीक है, ये बायोलॉजी का पूरा एक चैप्टर है और चाहिए बिजी से सर बताएंगे, खैर वो आप भी छोड़ो। तो न्यूटन ने 23 ईयर्स ओल्ड में आया घर, और फिर उसने क्या किया कि केपलर ने तो लॉ बना दिया था, ठीक है, केपलर के लॉ को और टाइको ब्रेहे के लॉ को थोड़ा बहुत सोचना शुरू किया, और सोचते 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 क्या किया कि एक सीक्वेंस में लाने की कोशिश की, और फिर आ गया लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। तो ये बातें जो कही जाती है बेटा कि न्यूटन जो था पेड़ के नीचे सोया हुआ था, या सोया था बैठा था, खैर उससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है, बैठा हुआ था तो एप्पल गिरा और लॉ ऑफ ग्रेविटेशन ऑफ कोर्स इट इज राइट, ये सही है। एक्चुअली क्या है ना, इंसान के माइंड में कब बेस्ट आइडिया स्ट्राइक कर जाए ये कोई भी नहीं जानता है, कोई भी नहीं जानता है कि कब क्या हो जाता है। देखो क्या था, न्यूटन पूरा सोच सोच के परेशान था, न्यूटन पूरा सोच सोच के परेशान था कि जो सन है वो अर्थ के चारों तरफ घूमती है, तो उसके लिए रियल में एक फोर्स तो होता है, वो फोर्स का क्या नाम दिया जाए, वो फोर्स कैसे लगता है, उसका वैल्यू कैसे पता किया जाए, ये सब सोचते सोचते क्या हुआ, कैसे सोचते हुआ तब तक उसके नीचे एक पेड़ से एप्पल गिरा, उसके माइंड में तुरंत स्ट्राइक किया, क्या स्ट्राइक किया, ध्यान से सुनना तुम लोग, बहुत बहुत इंटरेस्टिंग। और ये रियल में धीरे धीरे हम लोग यहाँ पे लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के बारे में बढ़ रहे हैं, उसी की तरफ बढ़ रहे हैं। यार क्या है यार, अगर तुम मैं भी और टीचरों की जैसी मैं भी बता देता, मैं भी ठीक है लॉ ऑफ ग्रेविटेशन F इक्वल टू जी m1 m2 अपॉन r स्क्वायर होता है यार, इसमें जी ग्रेविटेशन ये बता देता तो उतना मजा नहीं आता। या तुम ये कह लो कि ये साला ये पढ़ना है, तो फिर हम लोग 9th क्लास में नहीं पढ़े थे, ठीक है ना, तो इसलिए कहानी थोड़ी बतानी जरूरी थी। खैर तो उसके माइंड में ये आया ध्यान से कि अर्थ जो है वो सारी चीजों को अट्रैक्ट करती, अपने सेंटर की तरफ अट्रैक्ट करती है। और ध्यान से मून जो है अर्थ के चारों तरफ घूम रहा है, क्यों, क्योंकि अर्थ जो है मून को अट्रैक्ट कर रही है। और इसी तरह जो सेब है वो पेड़ से टूटा तो अर्थ के तरफ गिरा, क्यों, क्योंकि रियल में क्या है, जो अर्थ है वो एप्पल को भी अट्रैक्ट कर रही है, और इसी अट्रैक्शन को बोला गया ग्रेविटेशन, ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण। मतलब जो एप्पल अर्थ के एप्पल पेड़ से गिरा, क्यों, ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण। मून अर्थ के अराउंड घूमता है, क्यों, ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण। सन के अराउंड अर्थ घूमती है, क्यों, ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण। ये उसके माइंड में स्ट्राइक किया। हालांकि ये ऑब्वियस सी बात है कि तुम आज के जमाने में कहोगे क्या है यार सर, इसमें कौन सी बड़ी बात है, ये तो सब लोग जानते हैं कि एप्पल गिरता है, कोई भी चीज को अगर जो ऊपर ऊपर उछाल दो
तो वो नीचे आना चाहते हैं, क्यों? ग्रेविटेशन के कारण। लेकिन उस समय बेटा ये बात बहुत बड़ी थी, ये बात बहुत बड़ी थी। पहले के जमाने में लोग सोचते थे कि जो यूनिवर्स में जो सन के चारों तरफ जो प्लेनेट घूमते हैं उसका कुछ अलग कहानी है, और ये सब जो चीजें अर्थ अट्रैक्ट करती है इसकी कहानी अलग है। तो ये रियल में एक कंट्राडिक्शन था। आज के जमाने में आज हम लोग थोड़ा सा क्या है कि न्यूटन से ज्यादा एजुकेटेड हो गए हैं, तो हम लोगों को ये बात नॉर्मल सी लग रही है, लेकिन आज से 400 साल पहले की बात सोचो कि वो बहुत बड़ी बात थी। लोग क्या सोचते थे और क्या हो रहा था। ठीक है यार, तुम विश्वास नहीं करोगे, जैसे अभी क्या है, अभी जैसे खैर अभी जैसे अपने इमोशन को या फीलिंग को एक्सप्रेशन करने के लिए बहुत तरीके हैं, या यूं कह लो कि अभी अपने प्यार को अगर जो एक्सप्रेस करना है, बस क्या है, व्हाट्सएप लिए टुक 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 मैसेज कर दिए, हो गया। पहले के जमाने का बात सोचो, आज से ज्यादा साल नहीं, 15-20 साल पहले लोग प्यार का इजहार चिट्ठी में किया करते थे, चिट्ठियों में किया करते थे। तो अगर जो आज कोई बोलेगा, जैसे मैं बोलूंगा कि अरे मेरे पापा या मेरे लोग पहले प्यार का इजहार चिट्ठियों में किया जाता है, अरे यार क्या बकवास यार, ऐसा कभी होता है क्या? ऑब्वियसली, लेकिन पहले होता था, पहले चिट्ठी का बहुत इंपॉर्टेंस था, अब चिट्ठी का इंपॉर्टेंस नहीं है। ठीक उसी तरह बेटा, एप्पल जो गिरा अर्थ की तरफ अटैक किया, तो जो एप्पल और अर्थ के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगा, वही मून और अर्थ के बीच में है, वही सन और अर्थ के बीच में है, या वही सन और अदर प्लैनेट के बीच में है ये फोर्स। ये कहना उस समय बहुत बड़ी बात थी, और ये कहने के लिए न्यूटन को गट्स चाहिए। न्यूटन ने 50 तरीके के एग्जाम्पल दिया, 50 फॉर्मूला बनाए, बहुत सारे लॉ किया, बहुत सारा डीप स्टडी किया, तब जाके उसने लॉ ऑफ ग्रेविटेशन लिखा। तो ध्यान से सुनेंगे, समझेंगे। मैं रियल में लेक्चर इसलिए बताया, या 10 मिनट की इसलिए कहानी बताया कि ये जो लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है, ये रियली में किसी एक साइंटिस्ट का कंट्रीब्यूशन नहीं है, इसके पीछे बहुत सारे साइंटिस्टों का हाथ है। गैलीलियो का हाथ है, टाइको ब्राहे का हाथ है, केपलर ऑफ कोर्स यार, जो मतलब उसको बहुत अच्छे से न्यूटन ने फॉर्मुलेट कर लिया, उसका बहुत अच्छे से एक्सप्लेनेशन दे दिया, तो इसलिए ये पूरा का पूरा लॉ किसको क्रेडिट जाता है? न्यूटन को जाता है, ये कोई बुरी बात नहीं है। लेकिन मैं ये और एक और बात, जो आज ये लॉ है, हो सकता है कि तुम 40 या 50 मिनट में पढ़ के चले जाओ, लेकिन इस लॉ को बनने के लिए 1,000 साल लग जाते थे। 1,000, सोचो, गैलीलियो आए, आर्यभट्ट आए, टाइको ब्राहे आए, तब जाके कहीं केपलर आए, तब जाके कहीं न्यूटन ने लॉ दिया। तो पहले के जमाने में मेहनत बहुत थी, पहले के जमाना में लोग चीजों को यूटिलाइज करते थे। आज पता नहीं, आज कोरोना वायरस है, पूरे देश में लॉकडाउन है, तुम पता नहीं कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, लेकिन न्यूटन ने किया है। तो ये मेरा मकसद था कि न्यूटन ने किया गया। चाहे हम तुमको एक छोटी सी कहानी बताना चाहता हूँ। यस्सी वर्मा साहब जो है, मतलब फिजिक्स में एकदम बेस्ट बुक है मेरे हिसाब से, बहुत अच्छी बुक। वो भी इसी तरह उस समय जो मतलब हमें याद है 1975 में यूट्यूब पे उनका लेक्चर भी पड़ा है। वो क्या बोलते थे कि 1975 में जब पूरे देश में इमरजेंसी लागू हो गया था, तो उस समय भी जो स्कूल कॉलेज सब कुछ बंद था, तो यस्सी वर्मा साहब के पास पढ़ने का बहुत समय था। तो उस समय परीक्षाएं सारी एग्जाम जो कैंसिल हो चुके थे, तो उन्होंने 2-3 महीना, 2-3 साल, मतलब 1-2 साल तो थोड़ा सा गैप हुआ, उस पूरे साल के गैप में उन्होंने पूरे फिजिक्स को पढ़ डाला। सोचो क्या बड़ी बात है। महान लोग, महान चीज लोग, महान यस्सी वर्मा हुए, न्यूटन साहब हुए, ये सब अपने टाइम को यूटिलाइज करते हैं, ठीक है ना? इसलिए बेटा लोग, आप लोग ये जो समय मिला है आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट समय है। इतना हो सकता है कि आपके जीवन काल में कभी फ्री का टाइम नहीं मिले बेटा, इसलिए इसको यूटिलाइज करिए, सोचते रहिए। अभी जुलाई में मेंस का एग्जाम भी आने वाला है, तो उसके लिए बहुत अच्छे से मेहनत करिए। खैर छोड़ो यार, अब हम लोग इस पे आते हैं, ग्रेविटेशन। तो ग्रेविटेशन के पीछे क्या कहानी थी ये बता दिया मैं। अब हम लोग इस पे बेसिक मुद्दे पे आते हैं कि
लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या होता है? लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, बल्कि इसको और अच्छे से बोले तो इसको बोलते हैं यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। ठीक है बेटा, यहाँ से अपना टॉपिक स्टार्ट हो गया, क्या है कैसे है। देखो पहली बात तो ये कि यूनिवर्सल क्यों है, क्योंकि ये जो लॉ है वो पूरे ब्रह्मांड में, पूरे यूनिवर्स में एप्लीकेबल। मतलब क्या है कि पूरे ब्रह्मांड में कहीं पे भी चले जाओ, दिल्ली मुंबई आगरा, नहीं गाना है जाओ जाओ चाहे दिल्ली मुंबई आगरा, नहीं मिलेगा ऐसा लॉ। तो ऐसे यूनिवर्सल लॉ, हर जगह ये लॉ वैलिड है। क्या होता है कैसे होता है उसके बारे में डिटेल भी स्टडी करेंगे, पहले ये जान दो ये पूरे में क्या होता है, ध्यान से सुनना। न्यूटन ने ये बोला, या न्यूटन ने ये ऑब्जर्व किया कि जो फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन है, ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है वो दो मास के बीच में लगता है, या दो मास पार्टिकल के बीच में लगने वाले फोर्स होता है। तो उसने पहला स्टेटमेंट क्या किया कि जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है m1 m2 मास, प्रोडक्ट ऑफ द मास ऑफ द टू पार्टिकल्स, प्रोडक्ट ऑफ द मास ऑफ द टू पार्टिकल्स। ठीक है, फिर उन्होंने देखा कि जो फोर्स है वो डायरेक्टली इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है इनके बीच का। जैसे देखो मान लो कि ये मान लो कि m1 है और ये m2 है, और इनके बीच का ये वाला डिस्टेंस है r, ये डिस्टेंस क्या है r मीटर। तो फोर्स जो होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है उसके डिस्टेंस के स्क्वायर टाइम्स का, उसके डिस्टेंस के बेटा स्क्वायर टाइम्स का। ठीक है ना। और एक और बात ध्यान से सुनना, कोई भी चीज अगर जो इसको, तो इसको बोलते हैं इनवर्स स्क्वायर लॉ। बेटा फिर ये इक्वेशन मान लो फर्स्ट मान लिया मैंने, ये इक्वेशन सेकंड मान लिया, तो इन दोनों को कंबाइन करोगे तो ये हो जाएगा m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। और बेटा ये प्रोपोर्शनल को हटाने के लिए अपने को एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट ऐड करना पड़ता है, जिसको हम लोग बोलते हैं फोर्स इज इक्वल टू जी m1 m2 अपॉन r स्क्वायर, f इक्वल टू जी m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। ठीक है ना। अब थोड़ा सा हम लोग देखते हैं g क्या होता है, ये लिख लो, इंपॉर्टेंस है। ठीक है, मैं पॉज कर रहा हूं, आप लोग उतार लीजिएगा। ठीक है आज समझ गए क्या है कैसे है। तो ग्रेविटेशनल फोर्स बेटा, ग्रेविटेशनल फोर्स बेटा, ये अगर जो मास है m1 और ये मास है m2, ये अगर जो उनके बीच का जो डिस्टेंस है, तो फोर्स इज इक्वल टू होता है, फोर्स इक्वल टू जी m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। अच्छा एक बात और, बच्चे अक्सर गलती करते हैं, आर जो है इसके सेंटर और सेंटर से डिस्टेंस है, आर जो है वो पार्टिकल का या ऑब्जेक्ट का सेंटर से सेंटर का डिस्टेंस है। ठीक है ना, ये सेंटर से सेंटर का डिस्टेंस है। आर इज द डिस्टेंस बिटवीन द पार्टिकल्स फ्रॉम देयर सेंटर। इंपॉर्टेंट है, बताऊंगा न्यूमेरिकल करके सॉल्व करके हम लोग करेंगे तो समझेंगे। खैर वो सब छोड़ो, थोड़ा सा जी के बारे में बात करते हैं। जी क्या है, जी इज द यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, कांस्टेंट। और यूनिवर्सल यार फिर से वही बात, यूनिवर्सल क्यों, क्योंकि जी की वैल्यू
पूरे ब्रह्मांड में कहीं पे भी चले जाओ इस g की वैल्यू चेंज नहीं होती है। इसकी वैल्यू बेटा होती है g इज इक्वल टू 6.67 इंटू 10 के पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर केजी स्क्वायर। ठीक, ये ऐसा यूनिट होता है। खैर इसके बारे में डिस्कस करेंगे। जी की वैल्यू क्या है 6.67 into 10 के पावर -11। यह एक ग्रेविटेशनल यूनिवर्सल कांस्टेंट है, मतलब इसकी वैल्यू यूनिवर्सल। यूनिवर्सल का मतलब होता है इट्स वैल्यू रिमेन सेम at any point in the universe। क्या बेटा, ठीक है। अब थोड़ा सा जी के बारे में और देखते हैं। ये लिख लीजिए आर क्या है, इसके थोड़ा सा न्यूमेरिकल करेंगे तो इसका मतलब समझ में आएगा, डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर क्या होता है, अच्छे से समझ में आएगा। जी क्या है, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू होती है 6.67 into 10 के पावर -11। अब थोड़ा सा इसका यूनिट देखते हैं बेटा, क्या होता नहीं होता, कैसे होता। तो यूनिट ऑफ जी, देखो एक और बात, यहाँ से थोड़ा थोड़ा न्यूमेरिकल स्टार्ट हो गया है, इसलिए बहुत अच्छे से ध्यान से समझेंगे कि चीजों की यूनिट कैसे निकालते। देखो फोर्स इज इक्वल टू जी m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर। जिस फिजिकल क्वांटिटी का बेटा यूनिट निकालते हैं उसको एक साइड रखें, ठीक है। इसको पॉज करके आप लोग बता देना है, मैं इसको रब करने जा रहा हूँ, ठीक है। थोड़ा सा यूनिट के बारे में, इसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं क्या कैसे है, ठीक है। अब हम लोग बात कर रहे थे यूनिट ऑफ जी। तो बेटा ये सुनो एक और चीज, मैं पहले बात बहुत लेक्चर में क्लियर कर दूं, ये कोई नहीं सोचेगा कि मैं क्लास 11th में हूं और मैं इनिशियल में हूं तो भी नहीं पढ़ूंगा तो ये नहीं समझ में आएगा। बिल्कुल समझ में आएगा यार, तुम, मैं बता रहा हूं क्लास 10th से अगर जो डायरेक्ट ये चैप्टर पढ़ना स्टार्ट करोगे 100% समझ में आएगा। तो ये माइंड में नहीं क्लियर करना है, मतलब ये लेक्चर कोई भी पढ़ सकता है। खैर इस पे यूनिट आते हैं, तो यूनिट का क्या लिखते हैं यार, जी। जी को एक साथ करेंगे ये हो जाएगा एफ आर स्क्वायर m1 m2 बेटा, ठीक है। फोर्स का ऐसा यूनिट होता है न्यूटन, और आर क्या है, डिस्टेंस है, डिस्टेंस का होता है मीटर, डिस्टेंस 7 फंडामेंटल क्वांटिटी है ना, तो इसमें फोर्स का क्या होता है न्यूटन, और इसका होता है मीटर स्क्वायर, और ये हो जाएगा, ठीक है। डायमेंशन का बात करेंगे बेटा, डायमेंशन तो ये हो जाएगा न्यूटन का क्या हो सकता है एम एल टी माइनस 2, मीटर का बेटा फिर से हो जाएगा एल स्क्वायर, केजी का हो जाएगा एन का होल स्क्वायर। तो इसका यूनिट क्या हो जाएगा बेटा, ये वाला पावर, देखो यार इतना छोटी छोटी बात तो तुम्हें जाननी पड़ेगी दोस्त। ये 2 है, ये ऊपर जाएगा तो प्लस वाला 2 जो होता है पॉजिटिव जो होता है नेगेटिव हो जाता है, तो ये हो जाएगा -2, यहाँ पे पावर 1 है तो ये हो जाएगा m -1 l क्यूब और t -2, ठीक है। ध्यान से बेटा देखो, ध्यान से, थोड़ा बहुत मैं बता दे रहा हूं। मास का डायमेंशन होता है m, लेंथ का डायमेंशन होता है बेटा l, और टाइम का डायमेंशन होता है बेटा t। और भी होता है जैसे टेम्परेचर का भी डायमेंशन होता है, या करंट का भी डायमेंशन होता है। खैर उसके बारे में नहीं डिस्कस, 90% केस में यही रहता है। मास का डायमेंशन m, लेंथ का डायमेंशन l, और टाइम का डायमेंशन t। देखो न्यूटन, न्यूटन मतलब फोर्स, फोर्स का होता है mlt-2, यार पढ़े हो यार। अब इतना नहीं आता तो भाई थोड़ा दिक्कत है दोस्त। ये हो जाएगा लेंथ है, लेंथ का l स्क्वायर, मीटर स्क्वायर, ये मास है, क्या है मास। और एक चीज और, ये पढ़ा नहीं है क्या गधे कहीं का, ये देख 3 के पावर 8 अपॉन 3 के पावर 11, तो हो जाएगा 3 के पावर 8 माइनस 11। ये वाला पावर ऊपर जाके क्या हो जाता है माइनस में, तो यहाँ पावर क्या है पॉजिटिव है, तो ये ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा बेटा माइनस में हो जाएगा। अच्छा तो ये
वन में से माइनस, अब ठीक है यार, इतना तो आना ही चाहिए दोस्त। ठीक है, मैं इसको रब कराऊंगा। ये हो गया यूनिट। यूनिट क्या हो जाएगा बेटा? न्यूटन मीटर स्क्वायर केजी स्क्वायर। डायमेंशन ये हो जाएगा। मैं इसको रब कर रहा हूँ। पॉज करके वीडियो को तुम लोग उतार लो। इंपॉर्टेंस है, इंपॉर्टेंस है। कभी कभी हर साल मैंने देखा है, हर साल मेंस में एक डायमेंशन को लेके एक फॉर्मूला पूछता ही पूछता है, इसलिए आना चाहिए। मिटाता हूं मैं। अब थोड़ा सा बेटा, ये तो बात हो गई 9th क्लास तक। अब थोड़ा सा इसके बारे में और कुछ पढ़ेंगे। हेडिंग डालो तुम लोग, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स, जीएफ। वो वाला जीएफ नहीं, ग्रेविटेशनल फोर्स। गधे कहीं का वो वाला। ठीक है ना? चाहे इसको मैं शॉर्ट फॉर्म में ऐसा लिखा करूंगा, एफ कैपिटल जी। ठीक है ना? कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स। बेटा मैं बना दे रहा हूं फिर से। ये देखो, ये होता है, ये मैंने मान लिया m1, और ये मान लिया बेटा, ये मान लिया थोड़ा सा m2, और इनके सेंटर से बीच का जो डिस्टेंस है, is there any problem in Bluetooth because there is something heading up? कुछ प्रॉब्लम? हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग? ठीक हो? बढ़िया, मजा में। हम लोग के यहाँ एक्चुअली आई जस्ट बिलोंग्स फ्रॉम यूपी, तो वहाँ लोग कहते हैं का हो का हाल बा। ठीक है, तो खैर हम लोग आते हैं। एक चैप्टर हम लोग मतलब पिछला हम लोग कुछ पढ़ चुके थे, ग्रेविटेशन के बारे में बेसिक बेसिक बात हो गई थी यार। 10-15 मिनट का पूरा बोरिंग मतलब कहानी वानी सुनाया गया था, फिर बताया गया था कैसे न्यूटन ने क्या किया, महामारी फैला था, प्लेग फैला था, तमाम तरीके की बात हुई थी। फिर लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के बारे में थोड़ा बहुत डिस्कस किया गया था, उसके यूनिट के बारे में। तो जैसे हम लोग क्या क्या पढ़ चुके थे, पहला ये पढ़ चुके थे एफ इक्वल टू जी m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर, इस फॉर्मूले के बारे में पढ़ चुके थे बेटा। फिर उसके बाद जी के बारे में थोड़ा बहुत डिस्कस किए थे। जी को क्या बताया था यार, यूनिवर्सल कांस्टेंट है। आर जो होता है वो डिस्टेंस ऑफ द सेंटर। डिस्टेंस ऑफ द सेंटर, ये देखो एक बात ध्यान में रखो, अभी हो सकता है कि आपका 50% क्लियर हो, लेकिन जब बेटा न्यूमेरिकल कराऊंगा ना तुम्हारा 100% क्लियर हो जाएगा। फिजिक्स में न्यूमेरिकल, केमिस्ट्री में इक्वेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ठीक है ना? तो न्यूमेरिकल करेंगे तो और क्लियर होगा बहुत अच्छे से। आज हम लोग इसी का एक पार्ट देखेंगे पोजीशन वेक्टर फॉर्म में, चाहे वेक्टर फॉर्म ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स। क्या हम लोग देखेंगे? वेक्टर वेक्टर फॉर्म ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स। बेटा इसको ये तुम लोग जान जाओ, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। ऐसा क्यों सर, क्यों मोस्ट इंपॉर्टेंट है? तो बेटा जब हम लोग क्लास 12th में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स पढ़ेंगे, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स में भी कूलम्बिक फोर्स, अरे थोड़ा बहुत 10th में पढ़े होगे यार, कूलम्ब फोर्स क्या होता था? ये होता था के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, चाहे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। देखो है नहीं क्या? तो यही, तो ये जो वेक्टर फॉर्म लिखने का मेथड है बेटा, वो उसमें भी आएगा, इसमें भी आएगा। तो इसमें हम लोग समझे रहेंगे तो उसमें आसानी हो जाएगी। तो आइए समझते हैं कि उसको कैसे लिखते हैं, क्या समझते हैं। लेकिन यार देखो, मैं ये मान के चल रहा हूं कि तुम लोग मेरे प्यारे बच्चे हो, थोड़ा बहुत वेक्टर आ रहा है। अरे क्या सर, वेक्टर मुझे नहीं आता। ठीक है, थोड़ा बहुत बताऊंगा, जो इस मतलब इस टॉपिक में जितना रिलेटेड होगा उतना वेक्टर के बारे में थोड़ा बहुत डिस्कस करते हैं। तो रियल में बेसिक बेसिक सी बात करते हैं कि वेक्टर क्या होता है। खैर वो सब नहीं बात करते हैं, वेक्टर देखो क्या करते हैं, ध्यान से सुनना। अभी नहीं, अभी 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 थोड़ा बेसिक समझेंगे तभी। देखो, अगर जो मैं लिखूं आर वेक्टर इज इक्वल टू 3
आई कैप, बोलने का तरीका है 3 i कैप 4 j कैप प्लस 9 k कैप बेटा। तो ध्यान से, ये होता है मैग्नीट्यूड। क्या होता है? मैग्नीट्यूड। और ये बेटा होता है यूनिट वेक्टर। क्या बोलते हैं बेटा? यूनिट वेक्टर। ठीक है। यूनिट वेक्टर क्या होता है? ये किसका डायरेक्शन देता है? इट गिव्स द आइडिया अबाउट डायरेक्शन। इट्स गिव आइडिया अबाउट द डायरेक्शन। अगर जो मान लो बेटा वेक्टर क्वांटिटी मुझे लिखना है तो हमें ऑब्वियस सी बात है, वेक्टर क्वांटिटी आर दोस क्वांटिटी व्हिच हैव बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। तो हम लोगों को अगर जो वेक्टर क्वांटिटी, फोर्स क्या है? फोर्स इज ए वेक्टर क्वांटिटी। फोर्स बेटा क्या है? फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है। अब जब फोर्स वेक्टर क्वांटिटी है तो ऑब्वियस सी बात है मैग्नीट्यूड की बात होगी, डायरेक्शन का बात होगा। तो बेटा ध्यान से समझना, ये मैग्नीट्यूड देता है, क्या देता है? और ये आई क्या देता है? यूनिट, इसको बोलते हैं यूनिट वेक्टर। और ये किसका आइडिया देता है? डायरेक्शन का। किसका आइडिया देता है? डायरेक्शन का। अगर तुम बेटा, जैसे मैं ये मिटा रहा हूं, इसको उतार लो। जैसे मैं बेटा अगर जो थोड़ा सा मैं इसको भी रब कर रहा हूं, ठीक है। जैसे बेटा अगर जो मैं लिखूं F इज इक्वल टू 3, चाहे 3 छोड़ो ना, a j कैप, तो इसका मतलब मैं पूछूं फोर्स का मैग्नीट्यूड क्या है? तो मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स, मैग्नीट्यूड अगर जो फोर्स है वो बोलेंगे ए। डायरेक्शन बेटा, डायरेक्शन देगा क्या? जे कैप। अब ये आई जे क्या? तो अरे यार ठीक है, इतना ऑब्वियस सी बात जानते हो बेटा। जैसे ये होता है जे, ये होता है आई, ये होता है माइनस आई, ये होता है माइनस जे, और ये कैसे होता है? के, और ये होता है माइनस के, ये होता है के। या ध्यान से सुनना, अगर जो मैं आई लिखूंगा, अगर जो मैं आई लिखूं तो इसका मतलब पॉजिटिव एक्स एक्सिस। आई लिखूं बेटा तो पॉजिटिव एक्स एक्सिस। माइनस आई लिखूं तो इसको लिखूंगा निगेटिव एक्स एक्सिस। जे लिखूं बेटा तो जे कर लिखूंगा तो जे देखो वाई एक्सिस। जे क्या है? वाई एक्सिस। तो इसको लिखेंगे पॉजिटिव वाई एक्सिस बेटा। माइनस जे लिखूं बेटा तो माइनस जे हो जाएगा निगेटिव, निगेटिव वाई एक्सिस। इसी तरह के क्या होगा? के होगा पॉजिटिव जेड एक्सिस। माइनस के क्या होगा? निगेटिव जेड एक्सिस। इसको कहने का देखो एक और तरीका है, ध्यान से समझना तुम लोग। मैं यहां खड़ा हो गया, ठीक है। ये देखो, ये 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 क्या है? ये वाला हाथ क्या है? लेफ्ट, और ये वाला राइट, ठीक है ना। तो ये रियल में अगर जो पॉजिटिव एक्स एक्सिस है तो इसका मतलब मैं ये बोलूंगा टुवर्ड्स, टुवर्ड्स राइट, और ये टुवर्ड्स लेफ्ट। और इसको बोल दूंगा तो ये हो जाएगा अप, ये हो जाएगा डाउन। ये बोलने का तरीका है, बोलने का तरीका है, कुछ भी बोल सकते हैं, लेकिन बेसिक बेसिक हम लोग ये जानेंगे। आई आ जाएगा तो पॉजिटिव एक्स एक्सिस, मतलब ओरिजिन से इधर, ये ओरिजिन है ना, ये बेटा क्या है? यही तो ओरिजिन है, ठीक है ना। तो ओरिजिन से इधर, और माइनस आई बोलूं तो ओरिजिन से इधर। अगर जो जे बोलूं तो ओरिजिन से ऊपर, माइनस जे बोलूं तो ओरिजिन से नीचे। ये आइडिया होना चाहिए, ठीक है बेटा। दूसरा, ध्यान से समझना, ये मिटा रहा है, इसको उतार लो तुम लोग, पॉज करके वीडियो को उतार लो। ठीक है। एक चीज और देखेंगे, इसको बोलते हैं वेक्टर ए इज इक्वल टू ए, वेक्टर ए इज इक्वल टू यूनिट वेक्टर ए अपॉन
मॉड ए। मॉड ए का मतलब बेटा इसको देखो, कोई भी चीज मैथ में यार पढ़े हो, अगर जो कोई भी चीज मॉड में लिखा है तो इसका मतलब इसको बोलेंगे मॉड ऑफ ए। इट मींस मैग्नीट्यूड ऑफ ए। ठीक है ना बेटा? तो ध्यान से समझ आ। अगर जो मैं ए बनाऊं, उस पे थोड़ा सा हल्का सा एरो लगा दूं, अगर जो मैं ए लिखूं और उस पे एरो लिखूं तो वो क्या हो जाएगा? वेक्टर। ए लिखूं, कैप लगा दूं तो ये हो जाएगा यूनिट वेक्टर। ए लिखूं, मॉड लगा दूं तो मैग्नीट्यूड। आ रहा है ना? क्लियर? बोलो यार, सही आ रहा है कि नहीं? अगर जो ए लिखूं और उस पे एरो लगा दूं तो हो जाएगा, ये हो जाएगा वेक्टर। ये क्या हो जाएगा? वेक्टर। ये क्या हो जाएगा? यूनिट वेक्टर बेटा। और ये क्या हो जाएगा? मैग्नीट्यूड। और एक और चीज ध्यान में बता दूं, अगर जो ये नॉर्मली ए भी लिखा है ना तो भी मैग्नीट्यूड ही है। ठीक है ना बेटा? अगर जो नॉर्मली ए भी लिखा है, मैं उस पर कोई साइन नहीं बनाया गया है, तो क्या हो जाएगा? मैग्नीट्यूड। ठीक है यार, इतना जान गए। अब अपन लोग अपनी बात पे आते हैं। गर्मी बहुत है। ठीक है, खैर आते हैं। मैं फिर से वही फिगर बनाऊंगा। देखो, ये मान लिया m1 और ये मान लिया मैंने m2, और इनके बीच का ये वाला डिस्टेंस है बेटा r। ये वाला डिस्टेंस है r। अब देखो, ध्यान से सुनना। जो ग्रेविटेशनल फोर्स है बेटा, वो अट्रैक्टिव नेचर होता है। ग्रेविटेशनल फोर्स क्या है अभी पढ़ेंगे, कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में खूब पढ़ेंगे, कम से कम 10 कैरेक्टरिस्टिक्स है, मतलब रियल में ग्रेविटेशनल फोर्स की खासियत क्या क्या है। तो उसमें पहला उसका एक प्रॉपर्टी होता है, क्या? ग्रेविटेशनल फोर्स इज ऑलवेज अट्रैक्टिव इन नेचर। ग्रेविटेशनल फोर्स बेटा अट्रैक्टिव नेचर होता है, मतलब हमेशा वो दूसरे मास को अट्रैक्ट करना चाहेगा। अब वो अलग बात है यार, अट्रैक्ट होगा नहीं होगा वो अलग बात है, लेकिन ग्रेविटेशनल फोर्स हमेशा क्या होता है? अट्रैक्टिव इन नेचर। या यूं कह लो कि बेटा ग्रेविटेशनल फोर्स जो होता है वो प्यार सिखा के जाता है। प्यार करना चाहिए एक दूसरे से, क्या करना चाहिए? प्यार करना चाहिए। जैसे तुम्हारा उसके साथ प्यार होगा, अब वो बोल अलग बात है कि उसका किसी और के साथ प्यार होगा, लेकिन प्यार दिखाता है ग्रेविटेशनल फोर्स। तो ग्रेविटेशनल फोर्स हमेशा क्या दिखाता है? अट्रैक्टिव नेचर। तो ध्यान से सुना, ये वाला इसमें फोर्स लगा रहा होगा, ये वाला मास बेटा इसको अट्रैक्ट कर रहा होगा अपनी तरफ, तो ये वाला फोर्स ये मान लो कि इधर अट्रैक्ट किया। ठीक है, तो देखो लिखने का तरीका वेक्टर फॉर्म में कैसे लिखूंगा। ये लिखूंगा फोर्स 1 2, मतलब force on 1 due to 2, force on mass 1 due to 2। और ये क्या छोड़ देगा रे बाबू? ये इसको इधर अट्रैक्ट करेगा तो ये क्या छोड़ देगा? नहीं, ये भी इसको क्या करेगा? अट्रैक्ट करेगा बेटा। और इसको लिखूंगा फोर्स 2 1, मतलब फोर्स ऑन 2 बाई 1। इस पढ़ने देखो एक चीज और है, ध्यान से समझना तुम लोग। जैसे और अदर बुक में पढ़ोगे, हो सकता है कि ये नोटेशन अलग अलग जगह पे अलग अलग होगा। ठीक है, जैसे प्रदीप में पढ़ोगे तो उसका अलग नोटेशन होगा। ठीक है, प्रदीप में पढ़ोगे तो उसका अलग नोटेशन होगा। हो सकता है एससी वर्मा में पढ़ो तो अलग नोटेशन है। ये मतलब ये कोई रूल नहीं है बेटा, ये ध्यान से सुनो, ये कोई रूल नहीं है कि पहले ऑन लिखना है फिर मतलब पहले वो वाला उस वाले का इंडिकेशन करना है जिसपे फोर्स लग रहा है, और दूसरा वो है जो फोर्स लगा रहा है। पहले उसको इंडिकेट करना है जिसपे फोर्स लग रहा है, दूसरा उसको इंडिकेट करना है जो फोर्स लगा रहा है। ये कोई रूल नहीं है।
ये अलग अलग बुक में अलग अलग तरीके से दिया गया है, लेकिन मैं यार थोड़ा सा एनसीईआरटी को थोड़ा प्रेफरेंस ज्यादा देता हूँ, क्योंकि जो सारे एग्जाम्स में अपने बोर्ड में सब कुछ जो होता है वो इसी से आता है, तो इसलिए एनसीईआरटी में ऐसे लिखा है। एनसीईआरटी में ऐसे लिखा है बेटा, देखो ध्यान से, इसको पढ़ना होगा F12, तो ये होगा, अरे फोर्स बन जा, फोर्स ऑन 1 बाई 2, या फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2। ये कहने का तरीका है। जैसे सिमिलरली इसका नाम बोलो यार, फोर्स टू 1, मतलब फोर्स ऑन 2 बाई 1। मतलब पहले, ध्यान से इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये बात। वहां कुलम लॉ पढ़ेंगे तो भी इंपॉर्टेंट है, पोजीशन वेक्टर फॉर्म थोड़ा सा टफ है, लेकिन आना चाहिए समझ में। फोर्स ऑन 1 मतलब जिस पे फोर्स लगा, जिसने फोर्स लगाया, जिस पे फोर्स लगा पहले आएगा, जिसने फोर्स लगाया वो दूसरे। चलिए इसको शॉर्टकट में ऐसे याद करेंगे, देखो ध्यान से, फोर्स ऑन बाई, फोर्स ऑन बाई मतलब जिस पे फोर्स लगा उसको पहले, ये लगा दूसरा जिसके, ठीक है ना। तो ये सीख लो। जैसे जैसे मान लो एग्जांपल है, जैसे ये मिटा रहा है, ये मिटा रहा हूं ना, देखो बेटा, मान लो कि ऐसे है, ये मान लो कि, ये मान लो M1 है, ये मान लो M2 है, ये बेटा M3 है, ये M4 है, ये M5 है, ये मान लो इससे ये डिस्टेंस है, इससे ये डिस्टेंस है, इससे ये डिस्टेंस है, इससे ये डिस्टेंस है। अब देखो इसका लिखना है इससे, तो कैसे लिखूंगा इसका, पहले डायरेक्शन देखो ध्यान से, M2 M1 को अपने तरफ अटैक कर रहा होगा, तो इसका मतलब इधर फोर्स का डायरेक्शन क्या होगा ये, और क्या लिखूंगा, फोर्स ऑन 1 बाई 2। ये छोड़ देगा रे बाबू, ये छोड़ देगा, ये भी इसको अटैक नहीं करेगा का, तो ये हो जाएगा फोर्स ऑन, किस पे लग रहा है, 2 बाई 1, फोर्स ऑन 2 बाई 1, किधर डायरेक्शन है, M1 की तरफ। इसको लिखना हो थोड़ा बताओ, तुम लोग बताओ, यहाँ अगर जो इस पे फोर्स लग रहा होगा, ये वाला इस पे फोर्स लगा रहा होगा, तो फोर्स ऑन फोर्स ड्यू टू 1। इसको अगर जो ऐसे लग रहा होगा तो फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 4। आ रहा है, थोड़ा बहुत समझ में आ रहा है क्या, पहले ऑन दूसरा बाई। देखो बहुत स्ट्रेस दे के इसलिए समझा रहा हूं कि इंपॉर्टेंट है, थोड़ा थोड़ा लेंदी होगा, लेकिन फोर्स ऑन बाई। देखो इसका अगर जो लिखना होगा बेटा, अगर जो मान लो कि ये 4 है, ये 4 है बेटा, ये 5 कर दिया, अगर जो लिखना होगा तो यहाँ पे ये वाला इस पे कितना फोर्स लगा रहा होगा, तो इसको कैसे लिखेंगे भाई, फोर्स ऑन 5 ड्यू टू 4, किधर का डायरेक्शन, इधर का डायरेक्शन। ये वाला ये का छोड़ देगा उसको, ये भी तो उसको खींचेगा, तो ये हो जाएगा फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 5। आ रहा है, तो ये समझना तरीका है, ये समझने का तरीका है, ठीक है। अच्छा दूसरा बात, ध्यान से सुनना तुम लोग, ये तो हो गया फोर्स का, और ये यहां से यहां डिस्टेंस है, ये पोजीशन वेक्टर है, तो इसको कैसे लिखेंगे, अगर जो इसको डायरेक्शन ऐसे बनाऊं बेटा, तो ये हो जाएगा R21, R21 मतलब लास्ट में, देखो ध्यान से समझना, थोड़ा सा वेक्टर के बारे में बता रहा हूं। वेक्टर अगर जो मान लो ऐसे बना है, ये मान लो कि ए वेक्टर है, और ये मान लो कि ये ए है, ये बी है, ए वेक्टर है, ठीक है। तो कैसे लिखेंगे ध्यान से, अगर जो वेक्टर ए लिखूं तो हो जाएगा ए बी, ए बी ए, कुछ भी लिख सकते हो, ठीक है ना। तो इसी तरह इसका
अगर जो इधर डायरेक्शन होगा तो ये किधर हो जाएगा R21। ठीक, इसका डायरेक्शन किधर होगा, इधर हो जाएगा, ये हो जाएगा R12 बेटा। ये हो गया पोजीशन वेक्टर। अब लिखते हैं भाई, लिखने की कोशिश कर रहा हूं। ये सब बेटा, ये सब उतार लो, मैं रब करने जा रहा हूं। रब कर दूं, 1 2 3 4, मैं रब कर रहा है। रब करा बेटा, और लिखते हैं ना। अब लिखूंगा, इसका लिखना है फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2। तो बेटा वही बताया था, R इज इक्वल टू 3I कैप। पहले फोर्स का क्या लिखेंगे, मैग्नीट्यूड। और फोर्स का मैग्नीट्यूड क्या है यार, फोर्स इज इक्वल टू है Gm1m2 अपॉन R स्क्वायर। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो पहले मैग्नीट्यूड लिखूंगा तो ये हो जाएगा Gm1m2 अपॉन R स्क्वायर। और फिर इसमें क्या, फिर उसके बाद डायरेक्शन, यूनिट वेक्टर। तो इसका डायरेक्शन कैसे लिख दूंगा बेटा, R21। देखो, ये फोर्स का डायरेक्शन किधर है, इधर। तो ये वाला यूनिट वेक्टर लेना है। इसी तरह, अगर जो इसी तरह सिमिलरली ऐसे लिखना होगा, फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1। तो पहले क्या लिखेंगे, मैग्नीट्यूड लिख दिया भैया मैंने, अपॉन ये क्या लिखेंगे, R12। ये क्या हो गया, वेक्टर फॉर्म। ये क्या हो गया, वेक्टर फॉर्म बेटा। ठीक है, पहले क्या लिखते, फिर से रिपीट कर रहा, पहले क्या लिखते, मैग्नीट्यूड, फिर लिखते डायरेक्शन, फिर लिखते डायरेक्शन। डायरेक्शन को कैसे यूनिट करते, यूनिट वेक्टर से। अच्छा, एक चीज और बता सकता हूं, या एक चीज और समझेंगे, ध्यान से सुनना। नन्ना नन्ना ना रे, देखो इधर देखो, जैसे अगर जो ये वेक्टर ऐसे है ना बेटा, ये वेक्टर ऐसे है ना, अगर जो ये ए वेक्टर है और ये मान लो कि ये बी वेक्टर है बेटा, तो हम लोग कैसे लिख सकते हैं, वेक्टर ए इज इक्वल टू वेक्टर बी, और ये लिखेंगे माइनस। अगर जो ये मान लो 3 है, ये भी क्या है 3। अगर जो मैग्नीट्यूड सेम है बेटा, तो पहले क्या लिखेंगे, इन दोनों का है वेक्टर ए इज इक्वल टू वेक्टर बी। दोनों का डायरेक्शन उल्टा है, दोनों का डायरेक्शन उल्टा है। ये अगर जो लेफ्ट में है तो ये किधर है, राइट में। तो ये हो जाएगा, इसके आगे कौन सा साइन लगाएंगे बेटा, माइनस का। किसका साइन लगाएंगे, माइनस का। तो ये बताओ, ये R21 का भी मैग्नीट्यूड R है, R12 का भी मैग्नीट्यूड R है, A का भी मैग्नीट्यूड 3 था, B का भी मैग्नीट्यूड 3 है, और दोनों का डायरेक्शन अपोजिट है। तो वेक्टर A इज इक्वल टू माइनस बी, वेक्टर A इज इक्वल टू माइनस बी। तो क्या मैं इसको बेटा ऐसे लिख सकता हूं क्या, वेक्टर R21 इज इक्वल टू माइनस R12। देखो तो, समझो तो, देखो समझो आ रहा है कि नहीं। फिर से आई रिपीट, क्या, ए इज इक्वल टू 3, बी इक्वल टू 3, दोनों क्या है, दोनों का मैग्नीट्यूड क्या है, सेम, दोनों का डायरेक्शन अपोजिट है। तो वेक्टर में खैर पढ़ाया जाता है कि वेक्टर ए इज इक्वल टू बी, और आगे क्या लगा देंगे, माइनस का साइन। माइनस का साइन इंडिकेट करता है, इधर दिख रहा है ना, इधर दिख रहा है कि नहीं, इधर दिख रहा होगा माइनस साइन, नेगेटिव साइन indicate that both vector are in opposite direction, both vector are in opposite direction बेटा, both vector are in opposite direction। माइनस साइन क्या इंडिकेट कर, आज की बात कभी भी फिजिक्स में कहीं पे भी अगर जो मैं ऐसे लिखूं बेटा, माइनस साइन लिख दूं, तो ये इंडिकेट करेगा कि दोनों वेक्टर का डायरेक्शन क्या है, अपोजिट है। दोनों वेक्टर का डायरेक्शन क्या है, अपोजिट है।
इसी तरह R21 इज इक्वल टू माइनस R12। तो क्या बेटा, जैसे मैं इसको थोड़ा सा रब करूं, बस एक पे फोकस करूं, तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं क्या यार? देखो तो, फोर्स on 1 due to 2 is equal to magnitude G m1 m2 upon R square। G m1 m2 upon R, ये तो हो गया मैग्नीट्यूड। और इसको मैं ये लिख दूं क्या? कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यही माइनस साइन यहाँ कर दो, यही माइनस साइन कहाँ कर दो बेटा? यहाँ। तो ये देखो माइनस जी m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर, और ये हो जाएगा R12। देख ले भाई, समझ ले, आ रहा है कि नहीं? फिर से रिपीट कर दे रहा, माइनस साइन यहां से R21 इज इक्वल टू माइनस R12, R21 इज इक्वल टू माइनस R21, R12। ठीक है, तो एक ये फॉर्मेट हो गया, एक ये फॉर्मेट हो गया, और एक फॉर्मेट और है, इसको रब कर लीजिए, बताता हूं। वीडियो को पॉज नहीं करिए, इसको वीडियो को पॉज करके इसको उतार लो, मैं इसको मिटा रहा हूं। एक फॉर्मेट और है, थोड़ा सा गर्मी हो रहा है क्योंकि वेंटिलेशन नहीं है रूम में, थोड़ा सा बड़ा सा रूम ले रहे थे तो इको हो रहा था। खैर देखते हैं एक और तरीका। अभी बताया बेटा, क्या बताया? वेक्टर ए, वेक्टर ए इज इक्वल टू ए अपॉन ए, लिख सकता क्या? अभी बताया था बेटा, लिख सकता। तो मैं क्या बेटा इसको ऐसे भी लिख सकता हूं क्या? फोर्स ऑन वन ड्यू टू टू इज इक्वल टू जी m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर। और इसको देखो, यूनिट वेक्टर को क्या लिखना? अगर जो ये ए कैप लिखूंगा तो ये क्या हो जाएगा? ए वेक्टर ए हो जाएगा क्या बेटा? देख लो। तो यहाँ R12 को क्या लिख सकता हूं? पहले उसका मैग्नीट्यूड, फिर उसका डायरेक्शन। तो इसका कैसे, थोड़ा कुछ उल्टा हो रहा है क्या? थोड़ा कुछ उल्टा हो रहा है क्या? सॉरी 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 सॉरी, इसको कट करिए। हाँ तो ठीक है, ये देख लिए ना, ये देखे। अब देखो बेटा, अब अपन लोग पहले क्या देखे थे, ये देखे थे ना, ये थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था, उसको देखेंगे। वेक्टर, यूनिट वेक्टर इज इक्वल टू वेक्टर ए अपॉन ए होता है बेटा। इससे पहले आप देखेंगे तो थोड़ा सा माय मिस्टेक, सॉरी फॉर दैट। ये क्या, हमने ये लिख दिया था, ये लिख दिया था क्या? वेक्टर ए इज इक्वल टू मॉड ए अपॉन ए, ये गलत है ना, तो हम लोग ये देखेंगे। तो वेक्टर ए इज इक्वल टू बेटा, ए यूनिट वेक्टर ए हो सकता क्या? या यूनिट वेक्टर ए अपॉन ए, तो यहां पे देखो लिखता हूं मैं, देखते रहना। फोर्स ऑन वन ड्यू टू टू इज इक्वल टू, पहले वेक्टर क्वांटिटी, पहले क्या लिखेंगे? बोलो बोलो बोलो, पहले क्या लिखेंगे? मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड जी m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर। और R12 यूनिट वेक्टर को मैं क्या लिख सकता बेटा? ए, ठीक है ना, ये लिख सकता, ये लिख सकता, यूनिट वेक्टर को ये लिख सकता। तो मैं लिख रहा हूं ये R12 वेक्टर अपॉन में आर, ये इसका मैग्नीट्यूड हो गया, ये का। तो ये पूरा का पूरा क्या हो जाएगा? जी m1 m2 अपॉन आर का क्यूब R12। ठीक है, इसी को कहीं कहीं बुक में मॉड आर दे दिया है तो ठीक, नहीं दिया है तो कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे भी होता है। तो अपन लोग कितने फॉर्मेट में देखे? तीन। कितने फॉर्मेट में? तीन। एक ये वाला फॉर्मेट R21, इसका माइनस वाला साइन ये वाला, ये F12। ठीक है, ये माइनस। अच्छा, एक ठीक है यार, ये सब समझ में आ रहा है तो ठीक, नहीं तो एक इजी मेथड देखना, इजी एकदम सबसे इजी मेथड होता है वेक्टर में। इसको रब कर रहा हूं मैं, पॉज करके उतार लो तुम लोग। एक दो तीन,
देखो वेक्टर फॉर्म में कैसे लिखता हूँ, वेक्टर फॉर्म देखो बेटा, ध्यान से देखना तुम लोग, बहुत अच्छा, ध्यान से देखना। फोर्स ऑन वन ड्यू टू टू, पहले क्या लिखूंगा, मैग्नीट्यूड जी m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर। किधर का डायरेक्शन है, किधर का डायरेक्शन है, बोलो बोलो बोलो, किधर का डायरेक्शन है, ये आई कैप है कि नहीं, तो ये क्या लिख दूंगा, आई कैप, या इसी को क्या लिख देंगे, टुवर्ड्स राइट। इसी तरह ऐसे लिखना पड़ेगा, इसको लिखना होगा तो फोर्स ऑन टू, तो ये हो जाएगा फिर से मैग्नीट्यूड तो सेम भैया, अपॉन आर स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा, माइनस आई, चाहे क्या लिखेंगे, टुवर्ड्स लेफ्ट। ठीक है बेटा, तो ये इजी है, इसे ही करते हैं। हाँ लेकिन वो एग्जाम में पूछता है, कभी कभी पूछता है, राइट द ग्रेविटेशनल फोर्स इन वेक्टर फॉर्म, तो वो याद रखना है। ये इजी के लिए एक को राइट मान लो, इसको लेफ्ट मान लो। ये इस पे किधर को फोर्स लगा रहा है, लेफ्ट डायरेक्शन में यार, और ये इस पे किधर का फोर्स लगा रहा है, राइट डायरेक्शन में, तो ये शॉर्टकट है, क्या है, शॉर्टकट। ठीक है, so I think it is sufficient for today. Tomorrow we will continue with the same lecture, but we will deal with some basic numerical by this by which you are more confident about the gravitational force, and it may be happen that after solving some numerical, we will discuss the characteristics of gravitational force. Characteristics का मतलब ये होगा कि ग्रेविटेशन, अभी एक पढ़े ना कि उसका कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, अट्रैक्टिव नेचर है, इसी तरह पढ़ेंगे यार सेंट्रल फोर्स क्या होता है। थैंक यू गाइस, बाय।